और बात करते एक बड़ी खबर की जो प्रयागराज से है। माफियाओं पर प्रशासन का एक्शन जारी है। प्रशासन ने अतीक के गुर्गे मुबारक प्रधान का दूसरा मकान भी जमींदोज कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मुबारक प्रधान का मकान गिराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी है। मुबारक प्रधान के इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इससे पहले कल भी प्रशासन ने मुबारक प्रधान के एक मकान को जमींदोज किया था और आज भी कार्रवाई चल रही है। अतीक अहमद के गुर्गों पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में मुबारक प्रधान के इस घर को भी ढहा दिया गया है। आरोप यह है कि पीडीए से नक्शा पास करवाए बिना ही इस मकान का निर्माण करवाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किया और आज प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले आपको बता दें, कल भी मुबारक प्रधान के एक बड़े मकान को जमींदोज किया गया था। बुलडोज़र से उस मकान को ढहा दिया गया था। उस दौरान घर के लोगों ने प्रशासनिक टीम का विरोध भी किया, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के चलते ही प्रशासन कार्रवाई को अंजाम देने में कामयाब रहा और आज एक बार फिर से प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुबारक प्रधान के इस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वो सर्किट हाउस से प्रधानमंत्री की ओर से किए जा रहे नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल का सतत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे और शाम 5:30 बजे गोरखपुर एम्स में आयोजित संगोष्ठी में भी हिस्सा लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानने वाले हैं। इसी कड़ी में सीएम खुद एक्सप्रेसवे पर जाकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से यानी कि गोरखपुर क्षेत्र के विकास को लेकर आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की भौतिक सत्यापन को जानेंगे। कितना जमीनी स्तर पे काम हुआ इसको जानने के लिए सबसे पहले वो सिगरीगंज जाएंगे और वहां पे फेज 1 की समीक्षा बैठक करेंगे कि फेज 1 में कितना काम हुआ है लिंक एक्सप्रेसवे में। और उसके बाद वो कमरिया घाट जाएंगे जहां पे पुल बन रहा है, उस पुल की प्रगति को देखेंगे और वहां पे समीक्षा करेंगे कि कितनी जल्द ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर वो आजमगढ़ जाएंगे और वहां पे पूर्वांचल से जोड़ने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दूसरे फेज की समीक्षा बैठक करेंगे। यानी कि ये जो तीनों बैठकें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसके काम में तेजी आ जाएगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। पीएम मोदी आज नए संसद भवन की इमारत का शिलान्यास करने वाले हैं। ये करीब 21 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। इस संसद भवन में 1100 से अधिक सांसदों के बैठने के लिए सीटें होंगी। कैसा होगा नया संसद भवन, क्यों इसे सबसे हाईटेक पार्लियामेंट हाउस कहा जा रहा है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। हिंदुस्तान के नए संसद भवन की नींव पड़ने वाली है। ब्रिटिश काल में बनी पुरानी संसद भवन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। जिस नई संसद भवन का पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं, वो दुनिया की सबसे हाईटेक और व्यवस्थित पार्लियामेंट्स में से एक होगी। इससे पहले कि नई संसद भवन की खूबियों को बताएं, उसकी लोकेशन को देखिए। इंडिया गेट के ठीक सामने है राष्ट्रपति भवन। इसके दोनों ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। नॉर्थ ब्लॉक के बगल में मौजूद है मौजूदा संसद भवन। जो नई इमारत बनेगी वो इस तरह से बनाई जाएगी कि नई संसद भवन और पुरानी संसद अंडरग्राउंड रूप से कनेक्टेड रहें। एक बार जब नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने भवन को म्यूजियम बना दिया जाएगा। जो नया संसद भवन बनेगा उसमें हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस संसद भवन में 1100 से ज्यादा सीटें होंगी। इसमें 888 सीटें लोकसभा के लिए और बाकी सीटें राज्यसभा के लिए होंगी। इस बिल्डिंग में जो कॉमन हॉल होगा इतना भव्य होगा कि उसमें भी सभी तरह की सुविधाएं होंगी। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में बन रहा है। ये इमारत
4 मंजिला होगी और 21 महीने में बनकर तैयार होगी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को नए संसद भवन के निर्माण का ठेका दिया गया है। नए भवन में सांसदों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे, साथ ही लाउंज, लाइब्रेरी, समिति कक्ष और भोजन कक्ष भी होंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो संसद को पेपरलेस बनाने की दिशा में अग्रणी कदम साबित होंगी। नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते होंगे। एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक अलग एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस भी होगा। इसमें कुल 120 ऑफिस होंगे, जिनमें कमिटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, पीएम के लिए अलग से ऑफिस होगा। नई संसद भवन के बनने के बाद ऐसी प्लानिंग है कि सभी संसदीय कार्य पेपरलेस कर दिए जाएं। और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सेक्स एक्सटॉर्शन गिरोह का खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने चंद रोज पहले एक डेंटल सर्जन को निशाना बनाते हुए उसके साथ मारपीट की थी। हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा हो गया है। राजधानी में हनी ट्रैप गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती थी महिलाएं। गिरोह के लोग वीडियो बना लिया करते थे और ब्लैकमेलिंग कर रंगदारी वसूलते थे। रुपए नहीं देने पर पिटाई भी किया करते थे। लेकिन अब इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है और गिरोह के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अब उनसे पूछताछ भी कर रही है। थाना क्षेत्र विभूति खंड में लोहिया हॉस्पिटल के पास एक व्यक्ति का अपहरण होता है, जिसमें 4 अज्ञात व्यक्ति इनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। इनसे बोलते हैं कि गाड़ी को ओमेक सिटी के पास ले चलो। गाड़ी वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लैट में इनको ले जाते हैं और वहाँ पर इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। ये अपने परिचित से जो इनके परिचित थे उनसे पैसे की बात करते हैं, पर जब इनको असमर्थता जब ये व्यक्त करते हैं कि मैं 30 लाख नहीं दे पाऊँगा, तो बात इन लोगों की 2 लाख में तय होती कि मैं तुम्हें 2 लाख दे दूँगा। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी मिल पाई इस गिरोह के बारे में? अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पुलिस की पूछताछ हुई है, इस गिरोह ने देश के कई और शहरों में इस तरह की वारदात कबूली है और एक जो महिला पुरुष गिरफ्तार है उसमें से एक महिला पुरुष आपस में पति पत्नी है। राजधानी में भी कई लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है। इनके काम करने का तरीका ऐसा होता था जिसके चलते कई बार पीड़ित पुलिस के सामने नहीं आते थे, शिकायत नहीं करते थे और खुद रकम देके अपने आप को किनारे कर लेते थे। लेकिन जो वाकया बीते दिनों डेंटल सर्जन के साथ हुआ था, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। राजधानी के जो पॉश इलाके, वहाँ के होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स, बार, पब्स वगैरह में इस गिरोह के लड़के लड़कियां रहते थे और वहां पर किसी युवक को शिकार बनाते थे, फिर उसके साथ उनके जो भी अंतरंग अगर संबंध बनते थे या अश्लील वीडियो शूट कर लेते, जिसके आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। पैसा नहीं देते थे तो उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो एक नए तरह का ये अपराध है जो महानगरों में तेजी से फैल रहा है। लखनऊ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जो भी जानकारी मिल रही है, 7 लोग हिरासत में है। कुछ देर बाद ही पुलिस ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा कर सकती है। अमित, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आरबीआई ने सचिवालय को कोऑपरेटिव बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इस बैंक में सचिवालय में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों का पैसा जमा था। बैंक पर प्रतिबंध से करीब 5000 कर्मचारियों का पैसा फंस गया था, लेकिन आरबीआई के फैसले से अब उन्हें राहत मिली है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक पे लगे प्रतिबंध को आरबीआई ने हटा दिया है। ऐसे में प्रतिबंध हटने से सचिवालय के 5000 से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा पहुंचा है। इन कर्मचारियों का पैसा यहां जमा था। अब ये ग्राहक अपने पैसों का लेन देन कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक को 6 महीने में बैंक के उत्थान का खाका तैयार करके आरबीआई को देना होगा। इसके साथ ही अगर माने तो सितंबर 2018 में यहाँ पर रोक लगी थी। रोक लगने के बाद में तमाम लेन देन को बंद कर दिया गया था। ऐसे में लेन देन तो चालू हो जाएगा, लेकिन ऋण देने पर बैंक पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि जहां सचिवालय के कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्तियों की भर्तियों से लेकर के साथ ही साथ तमाम व्याप्त भ्रष्टाचार था, जिसको लेकर के आरबीआई ने रोक लगाई थी, आगे का रोड मैप क्या तैयार किया जाता है जिससे ग्राहकों को सुविधा हो सके। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए फैक्ट्री के 4 गोदामों में से 1000 बोरी से ज्यादा नकली खाद और कई उपकरण बरामद किए हैं।
साथ ही पुलिस ने इलाके में बेची गई दुकानों से करीब 1000 बोरी नकली डीएपी भी बरामद की है। बरामद की गई नकली खाद की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सोहन लाल और उसके बेटे अतुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। देखिए, फतेहपुर पुलिस के द्वारा एक नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें के जो ये फैक्ट्री के ओनर हैं, इनके द्वारा रुड़की से ग्रेनुलेटेड सल्फेट लाके उसको डीएपी के बैगों में डाल के उसको होलसेल में और रिटेल में बेचा जाता था। फिलहाल के लिए जो इसका गोडाउन है, जो फैक्ट्री है, उसको सील कर दिया गया है। इसमें गैंगस्टर लगाकर इसके द्वारा अपराधकारी कर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी कुर्की की जाएगी। पुलिस विभाग एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा राधानगर रोड स्थित थोक उर्वरक विक्रेता अमित एजेंसी पर छापा मारा गया, जिसमें ये पाया गया कि उसके गोदाम में नकली डीएपी और यूरिया की बोरियों को पैकिंग करके बेचा जा रहा था। दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा नकली यूरिया लंबे समय से बेची जा रही थी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जो इनकी अर्जित संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की गई है, उसको कुर्की की कार्रवाई भी जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी। कानपुर में पुलिस विभाग में फॉलोअर्स घोटाला सामने आया है, जिसमें 11 फॉलोअर्स ने अपनी जगह दूसरे लोगों को तैनात कर रखा था और ये फर्जीवाड़ा सालों से चला आ रहा था। कानपुर में हैरान कर देने वाला फॉलोअर्स घोटाला सामने आया। पुलिस लाइन के 11 फॉलोअर्स ने अपनी जगह दूसरों को तैनात कर रखा था। सालों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। ट्विटर पर की गई शिकायत के बाद महकमा जागा और आनन फानन में इन पर कार्रवाई की गई। दरअसल 11 फॉलोअर्स अपनी जगह बाहरी लोगों से काम करवाते थे और वेतन खुद उठाते थे। जिन बाहरी लोगों से काम करवाते थे उन्हें 4 से 7 हजार रुपए महीना देते थे। ये सारा खेल मुंशी की मिलीभगत से चल रहा था। खुलासे के बाद मुंशी को हटाकर पनकी थाना भेज दिया गया। बता दें, पुलिस विभाग में अधिकारियों के दफ्तर और घरों में फॉलोअर्स की तैनाती की जाती है। पुलिस लाइन में भी इनकी ड्यूटी लगती है। खाना बनाना, साफ सफाई समेत रोजमर्रा के सारे काम यही करते हैं। कानपुर में पुलिस लाइन में तैनात 11 फॉलोअर्स अपनी जगह दूसरों को रखकर खुद कोई ठेकेदारी कर रहा था तो कोई आराम फरमा रहा था। इस जांच के आधार पे ये जो फॉलोअर्स हैं इनको दंडित किया गया है और जो फॉलोअर मुंशी है उनका स्थानांतरण किया गया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।